आर्य कौन थे? क्या वे बाहर से आए थे या यहीं के थे? जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत की सबसे बड़ी और महान सभ्यता को बाहर से आए लोगों ने नष्ट कर दिया था, और हमारे वेद, जिन्हें हम इतना पवित्र मानते हैं, वो बाहर से आए घुमंतू कबीलों की देन है। यही बात हमें 100 साल तक पढ़ाई गई, यही किताबों में लिखा गया और यही सच मान लिया गया। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये सच था तो फिर इस पे शक क्यों पैदा हुआ, और अगर ये झूठ था तो हमें ये पढ़ाया क्यों गया? आज पहले मैं आपको पूरी तरह यकीन दिलाऊंगा कि हाँ, आर्य बाहर से आए थे, और उसके बाद उसी यकीन को मैं आपके सामने तोड़ दूंगा। आखिर में फैसला आपको खुद करना है कि सच क्या है। तो चलिए, इस पहेली में गोता लगाने से पहले सबसे पहले ये समझते हैं कि इस आर्य शब्द का असल में मतलब क्या था। देखिए, प्राचीन संस्कृत और वैदिक ग्रंथों में आर्य किसी जाति या नस्ल का नाम नहीं था। आर्य का मतलब था श्रेष्ठ, सभ्य, अच्छे गुणों वाला और एक नैतिक जीवन जीने वाला। अमरकोश में तो साफ साफ लिखा है महाकुल, कुलीन, सभ्य, सज्जन। यानी आर्य होना खून से नहीं बल्कि किसी के विचार, आचरण और संस्कृति से जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो पहले इस बात को मानकर चलते हैं कि आर्य बाहर से ही आए थे। चलिए देखते हैं कि इसके पक्ष में क्या क्या सबूत दिए जाते हैं। पहला सबूत हमें भारत से हजारों किलोमीटर दूर आज के तुर्की में मिलता है। यह एक बहुत ही पुराना पुरातात्विक अभिलेख है। तुर्की में बोगासकोई नाम की जगह पर लगभग 1400 ईसा पूर्व का एक अभिलेख मिला। इसमें 2 राजाओं के बीच एक संधि का जिक्र है, और गवाह के तौर पर जिन देवताओं के नाम लिए गए हैं वे हैं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। ये सभी तो ऋग्वेद के देवता हैं। तो इसी आधार पर तर्क दिया गया कि वैदिक संस्कृति के लोग पश्चिम एशिया से होते हुए भारत आए होंगे। अब आता है दूसरा सबूत, जो भाषाओं की बनावट में छिपा है। संस्कृत, फारसी, लैटिन और ग्रीक जैसी भाषाओं में गजब की समानताएं हैं। यहां देखिए, संस्कृत का शब्द माता, लैटिन में मातेर और अंग्रेजी में मदर है। पितृ बन जाता है पातेर और फादर। तो विद्वानों ने कहा कि जरूर कभी इन भाषाओं को बोलने वाले लोग एक ही जगह रहते होंगे, जो बाद में अलग अलग जगहों पर फैल गए। तीसरा तर्क एक बहुत ही खास जानवर पर टिका है, जो वैदिक संस्कृति की जान था, घोड़ा। कहा गया कि ये जानवर भारत की पुरानी सभ्यता में मौजूद ही नहीं था। तर्क ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में घोड़े के कोई साफ सबूत नहीं मिले, लेकिन वैदिक संस्कृति में अश्वमेध यज्ञ जैसे अनुष्ठानों से पता चलता है कि घोड़ा उनके लिए बहुत जरूरी था। तो नतीजा ये निकाला गया कि जो लोग अपने साथ घोड़े लाए वही आर्य थे। अब आते हैं चौथे तर्क पर। यह तर्क शहरी सिंधु घाटी और वेदों में बताई गई ग्रामीण दुनिया के बीच के भारी अंतर को दिखाता है। देखिए, जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई तो एक बहुत ही विकसित शहरी सभ्यता सामने आई। पक्की ईंटों के शहर, बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम, व्यापार। वहीं दूसरी तरफ ऋग्वेद में यज्ञ, भजन, गायों और घोड़ों का जिक्र तो है, पर ऐसे बड़े शहरों का नहीं। तो कहा गया कि शहर बनाने वाले लोग अलग थे, जिन्हें द्रविड़ कहा गया, और वैदिक लोग बाद में आए। तो इन सभी तर्कों को मिलाकर एक कहानी बनाई गई, जिसे आर्य आक्रमण सिद्धांत कहा गया। इसके मुताबिक लगभग 1500 ईसा पूर्व घोड़ों और रथों पर सवार आर्य कबीले मध्य एशिया से भारत आए। उन्होंने सिंधु घाटी के लोगों को हराया, उनके शहर तबाह कर दिए, और यहीं से वैदिक काल की शुरुआत हुई। लेकिन यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा झोल शुरू होता है। अब तक जो कहानी इतनी पक्की और साफ लग रही थी, उसमें दरारें दिखनी शुरू हो जाती हैं। सवाल ये उठता है कि अगर आर्य बाहर से हमला करके आए थे, तो हमारे अपने भारतीय ग्रंथ इस बारे में चुप क्यों हैं? पुरातत्व के सबूत कुछ और क्यों कह रहे हैं? और विज्ञान इस पूरी थ्योरी को क्यों तोड़ रहा है? तो चलिए अब उन सबूतों को देखते हैं, जो एक बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करते हैं। आइए एक एक करके सब कुछ सामने रखते हैं। सबसे पहले उसी बोगासकोई अभिलेख को एक दूसरे नजरिए से देखते हैं। हाँ, ये सच है कि वहां वैदिक देवताओं के नाम मिले हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि कुछ लोग भारत से पश्चिम एशिया की तरफ गए हों और अपनी संस्कृति साथ ले गए हों। यानी ये अभिलेख 2 जगहों के बीच संपर्क तो साबित करता है, लेकिन ये नहीं बताता कि लोग आए कहां से और गए कहां। अब उस घोड़े वाले तर्क को खारिज करते हैं। नए पुरातात्विक सबूत इस बात पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं कि घोड़ा भारत में बाहर से आया था। राजस्थान के बागौर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में लगभग 9000 से 4000 ईसा पूर्व के शैलचित्र, यानी चट्टानों पर बनी पेंटिंग्स मिली हैं। इन पेंटिंग्स में शिकार के दृश्यों में घोड़े जैसे जानवर साफ दिखाए गए हैं।
इसका मतलब तो यही हुआ कि वैदिक संस्कृति का ये अहम पशु शायद हजारों सालों से इसी उपमहाद्वीप में मौजूद था। अगला सबूत जुड़ा है सिंधु घाटी सभ्यता की उम्र से। नई वैज्ञानिक तकनीकों ने हमारी पुरानी समझ को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। पहले माना जाता था कि सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 2600 ईसा पूर्व की है, लेकिन अब रेडियो कार्बन डेटिंग जैसी तकनीकों से पता चला है कि इस सभ्यता की जड़ें 7000 से 8000 साल पुरानी हो सकती हैं। इसका मतलब है कि आर्यों के आने के तथाकथित समय से हजारों साल पहले यहाँ एक विकसित और लगातार चलती आ रही सभ्यता मौजूद थी। और अब आते हैं सबसे मजबूत जवाबी सबूत पर, जो डीएनए रिसर्च से मिला है। चलिए देखते हैं कि विज्ञान इस पर आखिरी फैसला क्या सुनाता है। भारत, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका के 13,000 से ज्यादा डीएनए सैंपल्स पर एक बहुत बड़ी रिसर्च हुई, और पता है क्या निकला? आर्य और द्रविड़ में कोई बड़ा जैविक अंतर है ही नहीं। 99% भारतीय एक ही पूर्वजों की संतान हैं। ये साफ दिखाता है कि भारतीय समाज का विकास किसी बाहरी आक्रमण से नहीं, बल्कि यहीं के लोगों के आपसी मिश्रण और एक लंबी सांस्कृतिक यात्रा से हुआ है। दोस्तों, इतिहास को समझने का सही तरीका ये नहीं है कि हम किसी एक थ्योरी को पकड़कर बैठ जाएं, बल्कि ये है कि हर नए सबूत को हम खुली नज़रों से देखें और अपनी सोच को बड़ा रखें। अब फैसला आपके हाथ में है। दोनों तरफ के तर्क आपके सामने रखे गए हैं। अब आपकी बुद्धि क्या कहती है? क्या हम विदेशी हैं या हम यहीं के हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।